हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे इतने दिन गाय की जो नस्लें हैं, नस्लों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। पिछली क्लास में अपन ने जो गाय की नस्लें थी उनको कंप्लीट कर लिया था। देसी, विदेशी, संकर और जो अन्य नस्लें थी उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे जो भैंस की नस्लें हैं, भैंस का नाम क्या होता है, ठीक है, भैंस में विभिन्न क्रियाओं को क्या कहा जाता है और इसकी कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, फटाफट आप क्लास को शेयर सभी साथियों को कर दीजिएगा ताकि और भी सारे साथी इससे जुड़ सके। अपन देखते हैं, देखिएगा, आज अपन बात करेंगे भैंस की नस्लों की। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैंस की। तो देखो, ये अपनी बफेलो भैंस तो सारे जानते ही हो, ये आपकी क्या है भैया, भैंस, ठीक है। भैंस और गाय का जो फैमिली होती है, भैंस और गाय की फैमिली की बात करें, कुल की बात करें, तो दोनों का जो कुल है वो कौन सा है, बोविडी। मैंने गाय में भी आपको फैमिली बता दी थी कि दोनों का जो कुल है वो कौन सा है, बोविडी है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिकों के द्वारा नाम रखा गया था ब्लैक डायमंड, ठीक है, कॉमन नाम ब्लैक डायमंड। इसको काला हीरा कहा जाता है। भैंस को क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड या काला हीरा कहा जाता है, क्योंकि लगभग भैंस की जितनी भी नस्लें होती हैं वो लगभग काले रंग की होती है। विशेष जैसे अपनी भदावरी को छोड़ के उसके जो शरीर का रंग होता है वो तांबे जैसा होता है। इसके अलावा लगभग जो अपनी नस्लें होती हैं उन सभी का जो रंग होता है वो काला होता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, दो वर्गों में। एक तो अफ्रीकन और दूसरी होती है एशियन, ठीक है। अफ्रीकन का कोई अपन को लेना देना नहीं है, अपन पढ़ते हैं एशियन। कौन से पढ़ते हैं भैया, एशियन। देखो, अफ्रीकन, अफ्रीकन का अपने कोई काम नहीं है, अपन पढ़ते हैं एशियन, ठीक है। इसमें से एशियन को भी दो भागों में बांट दिया गया, कौन कौन सी, जंगली और पालतू। अपन पालतू को फिर दो भागों में बांट देते हैं, पालतू नस्लों को दो भागों में बांट देते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं आपको बता दिए जाए। एक तो होगी जलीय, जलीय भैंस, ठीक है, या इसको नदी वाली भैंस भी कहते हैं। और दूसरी जो भैंस होती है वो अपनी कौन सी होती है, कीचड़ वाली भैंस, कीचड़ वाली भैंस, ठीक है। दो प्रकार की होगी, स्वैम्प बफेलो जिसको अपन कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाता है तो उसको स्वैम्प बफेलो बोला जाता है, और इसको वाटर बफेलो या रिवर बफेलो, इसको जलीय भैंस या नदी भैंस कहा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, अफ्रीकन और एशियन। अफ्रीकन और एशियन के बाद एशियन को फिर अपन ने दो भागों में बांटा, कौन कौन सी, पालतू और जंगली, ठीक है। फिर अपन ने जो पालतू भैंसें थी उनको फिर दो भागों में बांट दिए, कौन कौन से, एक तो जलीय भैंस हो गई और एक कीचड़ वाली भैंस हो गई। जलीय भैंस की बात करें तो ये जलप्रिय होती है, अर्थात जल में तैरना पसंद करती है, और कीचड़ वाली भैंस है तो वो कीचड़ में लौटना ज्यादा पसंद करती हैं। क्लियर। देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। अब आ जाते हैं अपन जलीय भैंस। ये देखो, पालतू भैंसों को दो भागों में बांट दिया, कौन कौन सी, वाटर या रिवर। इसका नाम होता है बुबेलिस, बुबेलिस। इसका नाम क्या होता है, बुबेलिस, बुबेलिस होता है। अगर स्वैम्प या दलदली की बात करें, दलदली या कीचड़ वाली भैंस की बात करें तो इसका नाम होता है बुबेलिस कार्बेंसिस। क्या होता है, कार्बेंसिस होता है, ठीक है। इसका नाम कार्बेंसिस होता है। क्लियर, कार्बेंसिस इसका नाम हो जाता है। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्रों की बात करें तो 48 होता है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं भैया, 2n बराबर 50, और उसमें कितने हैं, 48। अपने गाय में कितने थे, 58 और 60। अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो 58 60 थी, और भैंस में गुणसूत्रों की बात करें तो 48 और 50 बताए जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, जो भैंस का जो वाटर रिवर होती है उसके जो मांस होता है उसको बफन कहा जाता है। नॉर्मली भैंस के मांस को बफन ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इधर अपन बात कर लें, जो बुबेलिस कार्बेंसिस होती है उसके मांस को केरा बीफ कहा जाता है। वैसे बीफ गाय के मांस को कहा जाता है, लेकिन अगर आपको केरा बीफ दे दे तो जो दलदली भैंस होती है उसके मांस को क्या कहा जाता है भैया, केरा बीफ कहा जाता है। अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं, ठीक है। ये दलदल में रहना ज्यादा पसंद करती है और ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है। और जब जब भैंस जल में तैरती है या कीचड़ में लौटती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जब भैंस जल में तैरती है या कीचड़ में लौटती है उस क्रिया को कहा जाता है वेलोइंग। क्या कहा जाता है? वेलोइंग। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया था कि भैंस की आवाज निकालना या गाय की आवाज निकालना की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? बेलोइंग। वेलोइंग और बेलोइंग में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ध्यान रख लेना। भैंस की बात कर लेते हैं अपन, भैंस या गाय का आवाज निकालना, गाय का आवाज निकालना क्या कहलाता है? ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है? बेलोइंग। बेलोइंग। और बेलोइंग को हिंदी में अपन बात करें तो क्या कहते हैं? रंभाना। क्या कहा जाता है? रंभाना कहते हैं। क्लियर? बता सकते हैं आराम से दोनों क्रियाएं, वेलोइंग और बेलोइंग का ध्यान रखना। वेलोइंग किसे कहते हैं? जब भैंस जल में तैरती है या फिर कीचड़ में लौटती है उस क्रिया को तो क्या कहा जाता है भैया? वेलोइंग। क्या कहते हैं? वेलोइंग। और जब भैंस या गाय आवाज निकालती है, रंभाती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बेलोइंग। क्या कहते हैं भैया? बेलोइंग। और गाय भैंस के चारा खाने की क्रिया, गाय भैंस के चारा खाने की क्रिया, चारा खाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? गाय भैंस में जो चारा खाने की क्रिया होती है, मैंने शायद पिछली क्लास में भी ये बता दिया था कि गाय भैंस जो चारा खाती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रेजिंग। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेजिंग कहा जाता है। तो इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि गाय जब जल में तैरती है या कीचड़ में लौटती है तो उसको वेलोइंग कहते हैं, गाय भैंस का आवाज निकालना बेलोइंग कहलाता है, और गाय भैंस के चारे खाने की जो क्रिया होती है उसको ग्रेजिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया? बता सकते हैं आराम से, दोनों भैंसों में अंतर बता सकते हो। वाटर रिवर बुबेलिस बुबेलिस, और स्वयं या दलदली भैंस की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? बुबेलिस कार्बेंसिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर 50 होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। इसके मांस को बफन कहा जाता है और इसके मांस को केरा बीफ कहा जाता है। चलें आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं वाटर रिवर या भैंस की बात करें। यह भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है, जो जलीय भैंसें होती हैं वो अधिक दूध देने वाली होती है। ठीक है, ये 1300 से 2000 लीटर प्रति ब्यात या 300 दिन में देती है। मतलब अपन ने कल बता दिया था कि जो गाय भैंस का दुग्ध काल होता है वो कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है, अर्थात प्रति ब्यात ये कितना दूध देती है? 1300 से 2000 लीटर दूध प्रति ब्यात ये देती है। भारत में मुख्य रूप से रिवर भैंस ही पाई जाती है, इसको ही क्या कहते हैं? वाटर या जलीय भैंस या रिवर भैंस कहा जाता है। क्लियर? दूसरी अपन बात करते हैं, देखिएगा हमारे देश में भैंस की लगभग मान्यता प्राप्त, ठीक है, भैंस की लगभग मान्यता प्राप्त 20 नस्लें पाई जाती हैं। टोटल बात करें तो लगभग सभी पशुओं की जो मान्यता प्राप्त टोटल नस्लें वो लगभग 253 से 54 नस्लें। गाय भैंस भेड़ बकरी सभी पशुओं की अगर अपन भारत में बात करें तो टोटल जो नस्लें हैं वो 253 के आसपास है, जिनमें से जो 20 नस्लें हैं वो किसकी है भैया? अपने भैंस की मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त। और इनको जो मान्यता प्रदान करता है वो कौन करता है? NBAGR। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो प्रमाणीकरण का कार्य या रजिस्टर्ड करने का जो कार्य करती है भारत में वो कौन सी संस्था करती है भैया? अपन बात कर लेते हैं तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कौन करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अपन बात कर ले इसकी हिंदी में, अगर इसकी बात करें तो भारतीय भैंस आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो। ठीक है, बात कर ले, सॉरी इसकी बात करें एनिमल, ठीक है, पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। यहाँ पे पशु आनुवांशिकी ब्यूरो आ जाएगा, अपने भैंस नहीं ले सकते अपन, यहाँ पे पशु आनुवांशिकी ब्यूरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको लिखें तो भारतीय पशु, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, भारतीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो की बात करें तो इसके द्वारा भारत में भैंस की कुल 20 नस्लें रजिस्टर्ड है
या मान्यता प्राप्त भारत में 20 नस्लें हैं भैंस की, ठीक है, बता सकते हैं। अगर अपन बात करें राजस्थान में कुल जो भैंसें पाई जाती है, ठीक है, लगभग जो भैंसें पाई जाती है राजस्थान में, अपने संख्या में बात कर ले तो 12.97 मिलियन के आसपास पाई जाती है राजस्थान में कुल भैंस। राजस्थान में कुल भैंस की अगर मैं बात कर लेता हूं, भैंसें, ठीक है, तो ये लगभग 13 मिलियन हो चुकी है पहले के अनुसार। अब लगभग की बात कर लेते हैं तो 13 मिलियन। गाय के आसपास ही क्या पाई जाती है, अपने भैंस पाई जाती है। गाय ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उससे कम अगर बात करें संख्या में तो अपने भैंसें पाई जाती है। लगभग 12.97 था, अब थोड़ी सी बढ़ गई होगी तो 13 मिलियन के आसपास क्या पाई जाती है भैया, अपने राजस्थान में भैंस पाई जाती है, ठीक है। देखो, जिन्हें आकार व भार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। अगर इनकी बात कर ले तो इनको आकार के अनुसार और भार के अनुसार लगभग 3 भागों में, भारी, मध्यम और निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ये जरूर ध्यान रख लेना, जो नस्लों को प्रमाणीकृत या मान्यता प्रदान करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है भैया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, भारतीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो। और ये कहाँ पे है, ये आपको बता दिया जाए, करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है भैया, करनाल हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। इसके द्वारा कोई भी अगर पशु है, अगर उसकी नस्ल को मान्यता प्रदान करनी है तो यह कार्य कौन करेगा, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा उनको क्या दी जाती है भैया, मान्यता प्रदान की जाती है। अच्छी तरीके से बता सकते हैं अपन आराम से। अब देखो, भारी श्रेणी की अगर मैं बात करूं, भारी श्रेणी की अगर बात करें तो भारी श्रेणी में हैवी ब्रीड की बात करें तो सबसे भारी अपनी आती जाफराबादी, सबसे भारी, मतलब इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है, छोटा हाथी इसको कहा जाता है। विश्व की सबसे भारी भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी है, जाफराबादी है, ठीक है, इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है नीली रावी, ठीक है, जो सतलज नदी है उसका पानी का रंग नीला होता है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, नीली रावी पड़ा है, ठीक है। उसके बाद मुर्रा, ठीक है, ये क्या होती है, अपनी भारी श्रेणी की भैंसें होती है। इसके बाद आ जाती है मध्यम श्रेणी की, मीडियम ब्रीड की बात करें तो अपनी भदावरी, सबसे ज्यादा इसके दूध में वसा पाई जाती है। भदावरी के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। रिकॉर्डेड अगर इसमें वसा देखी जाए तो 13%, 10 से 12% इसके दूध में वसा पाई जाती है। और इसका रंग जो शरीर का होता है वो तांबे या बादामी रंग होता है। महसाणा और नागपुरी, महसाणा और नागपुरी, ये कौन सी आ गई, मध्यम श्रेणी की आ गई। इसके बाद बात कर ले अपन निम्न श्रेणी की या हल्की श्रेणी की, तो इसमें आ जाती है अपनी सूरती, सबसे हल्की नस्ल, सबसे हल्की कौन सी है भैया, सूरती, सबसे हल्की सूरती है। और सबसे भारी अपन ने यहां पे बता दिया था कौन सी है, सबसे भारी जो नस्ल है वो अपनी जाफराबादी है और सबसे हल्की अपनी कौन सी है भैया, सूरती। क्लियर। अब देखिए, ये एक रात्रिचर जीव है। भैंस को रात्रिचर जीव क्यों माना जाता है, देखो भैंस को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, भैंस को ज्यादा गर्मी लगती है। ज्यादा गर्मी लगने का रीजन क्या है, क्योंकि उसकी जो त्वचा होती है उसमें पसीने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो पसीना नहीं आता, इसलिए वो कहां पे जाती है, जैसे ही उनको गर्मी, भाई पसीना आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब उनके पसीना नहीं आता तो वो कहां पे भगती है, सीधी पानी में या कीचड़ में जाकर लौटती है। क्लियर। इसलिए उनको भैया गर्मी सहन नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनके पसीने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इस कारण उनमें अपन कह दे तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। इसलिए भैंस या तो जल में जाती है, तैरना पसंद करती है, या फिर कीचड़ में जाना पसंद करती है। देखो ये रात्रिचर है क्योंकि रात में ज्यादा बाहर निकलना पसंद करती है। पहली चीज तो ये कि रंग गहरा रह गया, काला रह गया, जो क्या करता है, सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषण करता है, तो टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा बढ़ जाता है। भैंस वेलोइंग प्रदर्शित करती है, अर्थात पानी में तैरती है। मैंने अभी लिखा दिया था आपको कि भैंस का पानी में तैरना या कीचड़ में लौटना क्या कहलाता है, वेलोइंग कहलाता है। ये तापमान सहन नहीं कर पाती, तापमान अपने आप सहन नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि इसकी बात करें तो इसकी त्वचा में वो ग्रंथियां नहीं पाई जाती, कौन सी, पसीने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती। आगे अपन बात करते हैं। देखो इसकी त्वचा पर पसीना बनने वाली प्रार्थियां, स्वीट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, ठीक है, स्वीट ग्लैंड इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए ये पानी एवं कीचड़ में रहना पसंद करती है। अब समझ में आ गया भैंस पानी में या कीचड़ में रहना क्यों पसंद करती है, क्योंकि इसमें पसीने वाली प्रार्थियां या ग्रंथियां नहीं पाई जाती, स्वीट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये पानी में या कीचड़ में तैरना काफी ज्यादा पसंद करती है। तो बता सकते हैं आराम से। और तैरने की क्रिया अपन ने बता दी थी, उसको क्या कहा जाता है,
ओके, आराम से बता देंगे। अब यही अपन ने दुग्ध काल भी बता दिया, लगभग भैंस का दुग्ध काल भी कितना होता है, 300 दिन होता है। और भैंस में जो सूखा काल होता है वही कितना होता है, 40 से 60 दिन। जो गाय का होता है वही सेम इसका भी होता है। बता सकते हैं मध्यकाल, मध्यचक्कर और गर्भ काल की बात कर लें, ठीक है। इनके बारे में यौन आरंभ अवस्था, प्यूबर्टी वगैरह के बारे में अपन ने काफी पहले बता दिया आपको अच्छी तरीके से। भाई इसके लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए ये अपन ने पीछे टेबल में बता दिया, अच्छी तरीके से आप उसको देख सकते हो। क्लियर। देखो विश्व की अगर बात करें तो लगभग जो 57% भैंस है, भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग विश्व की 57% भैंसें पाई जाती है। इसको उपनाम की बात करें, उपनाम की बात कर ले अगर भैंस का उपनाम, तो अपन को पता है एक तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड। एक तो भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है, दुग्ध की मशीन, दूध की मशीन भी कहा जाता है। क्लियर, क्योंकि दूध उत्पादन के लिए इसको सबसे ज्यादा पाला जाता है, तो इसको मिल्किंग मशीन के नाम से या फिर ब्लैक डायमंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके उपनाम की बात करें अपन, या इसका और भी कोई नाम हो सकता है क्या, भैंस का और भी कोई नाम होता है, बता सकते हो आप और क्या नाम होता है भैंस का। अच्छी तरीके से देखिएगा, भैंस की अगर और अन्य नाम की बात करें, ब्लैक डायमंड अपन ने बता दिया। ब्लैक डायमंड क्यों, क्योंकि जेट ब्लैक होती है इसलिए इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर अपन बात कर लें तो इसको महिष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूध देने की मशीन या महिष के नाम से। इसका जो अन्य नाम है, एक और क्या नाम आ जाता है इसमें, महिष। भैंस का अन्य नाम महिष किस नाम से जाना जाता है भैया, इसको महिष के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों का भी ध्यान रखना कि भैंस को ब्लैक डायमंड, दूध की मशीन और महिष के नाम से जाना जाता है। जनरली अगर अपन बात करें तो अलग अलग देशों में जैसे कुरोसोवा वगैरह अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर अपन नॉर्मली इसको बात करें तो ब्लैक डायमंड, दूध की मशीन और महिष के नाम से जाना जाता है। बताया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैंस के बारे में अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं आज भैंसों की नस्लों के बारे में। भैंस की नस्लों के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि भैंस की कौन कौन सी नस्लें होती है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। हाँ चलो, एक विशेष मैं आपको बता देता हूं, एक आता है जीआई टैग। जीआई टैग जानते हो सारे क्या होता है, जीआई टैग देखिएगा इस पेज पे, जीआई टैग ये अभी अपने एक आएगा आगे जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है इसको आप देख लीजिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि किसी विशेष चीज के लिए अगर कोई फेमस है उसको क्या कहा जाता है, जीआई टैग। जैसे बीकानेर, बीकानेरी भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर के क्लाइमेट के अनुसार भुजिया बहुत ज्यादा वहां के प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे अपन बात कर ले, जैसे कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है वो काले मांस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे अपन बात करें तो इसकी एक नस्ल आती है भैंस की धारवाड़ी। ठीक है, और ये जो नस्ल है ये कर्नाटक की नस्ल है। कहां की नस्ल है, कर्नाटक की। इसके दूध के पेड़े, दूध के पेड़े, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। सबसे बेस्ट इसके दूध के जो पेड़े होते हैं वो सबसे बढ़िया शानदार होते हैं, इसलिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है किसी विशेषता के कारण उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके दूध के पेड़ों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। धारवाड़ी नस्ल है जो कर्नाटक की प्रमुख नस्ल है, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। अभी जीआई टैग मैंने बता दिया, जैसे बीकानेरी भुजिया है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे मुर्गी की जो नस्ल है कड़कनाथ काले मांस के लिए प्रसिद्ध है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसको जीआई की फुल फॉर्म मैंने बता दी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतिक। ठीक है, बताया जा सकता है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा आगे अपन बात करते हैं। अब भैंस की पहली नस्ल आती है मुर्रा। मुर्रा आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी, ये देख लो आपकी मुर्रा। ठीक है, मुर्रा दिख रही है आराम से, सींग आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही छोटे सींग होते हैं इसके। ठीक है, इसको ब्लैक ब्यूटी और खूंडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें अपन किसकी, मुर्रा भैंस की जो नस्ल है उसकी बात करें तो इसको दिल्ली भैंस, ब्लैक ब्यूटी या खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नामों का जरूर ध्यान रख लेना। इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है भैया, पंजाब और हरियाणा से मानी जाती है। इस भैंस की जो उत्पत्ति है वो पंजाब और हरियाणा से मानी जाती है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर संभाग में इस भैंस की नस्ल, इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं, या
जो ये मुर्रा नस्ल है इसके पशु इन संभागों में पाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग में इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। काला जेड ब्लैक, स्याही जैसा इसका रंग होता है, बिल्कुल जेड ब्लैक रंग होता है। ठीक है, जेड ब्लैक बता सकते हो, बिल्कुल काला स्याही की तरह कलूटा रंग होता है इसका पूरा। आगे देखिएगा, ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अगर विश्व की भैंस में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की बात कर लें तो कौन सी है भैया? अपनी मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। सर्वाधिक दूध देने वाली विश्व की जो नस्ल है भैंस की वो मुर्रा है। और गाय के पन्ने कल बता दी थी, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, और अगर देसी नस्लों में गाय की पूछ ली जाए तो अपनी साहिवाल। ठीक है, जलेबी के आकार के सींग होते हैं, देखे होंगे आपने सींग, देखिएगा इधर आपने सींग देखे होंगे, जलेबी की तरह घुंडी खाए हुए सींग। ठीक है, इसीलिए तो इसको खुंडी भैंस कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसके मुख, पैर व पूंछ के अंतिम छोर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। आपको सफेद धब्बा दिख जाएगा, देखो यहाँ पे इस पे होता है, पैर पे होता है, और पैर पूंछ पे भी इस पे क्या पाया जाता है? सफेद धब्बा पाया जाता है अंतिम छोर पर। ठीक है, फोटो में सही से दिखाया नहीं गया है, नहीं मैं आपको पैर वगैरह सारे दिखा देता। ठीक है, पूंछ पे भी इसका धब्बा दिखा देता। आगे देखिएगा, औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात ये क्या देती है भैया? दूध देती है। इसके दूध में जो वसा होती है वो लगभग 7% होती है। दूध में वसा कितनी पाई जाती है भैया? 7% वसा पाई जाती है। तो बताया जा सकता है मुर्रा के बारे में अच्छी तरीके से कि भैया मुर्रा क्या होती है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा बदावरी। देखो बादामी रंग, बादामी रंग की भैंस है भैया, ध्यान रख लेना, यह है बादामी रंग की भैंस। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का आगरा या बदावर क्षेत्र माना जाता है। आगरा जिले का जो बदावर क्षेत्र है वो इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका रंग तांबे जैसा होता है या बादामी रंग होता है। शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है, नाव के समान। ठीक है, तिकोना शरीर होता है इसका। ठीक है, सींग छोटे व बहुत मुड़े हुए, अयन छोटे व दूध सिराएं उभरी हुई। देख लीजिएगा ये पूरी कौन सी भैंस है? अपनी बदावरी। आपने देखे होंगे सींग छोटे हुए बहुत मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं ना, हसिया की तरह। देखो ठीक है, अयन छोटे एवं दूध सिराएं उभरी हुई आपको दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बताया जा सकता है आराम से। चलो, सर्वाधिक दूध में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा। इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा। और वसा कितनी पाई जाती है? 10 से 12% वसा पाई जाती है। अधिकतम कितनी होती है? 13%। ठीक है, तांबे जैसा रंग हो गया, बादामी इसका रंग हो गया, और इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? वसा। अगर घी उत्पादन के लिए आपको कोई नस्ल पालनी है और ज्यादा घी प्राप्त करना है तो आप भैंस की कौन सी नस्ल पालोगे भैया? बदावरी नस्ल को आप पाल सकते हो। देखिएगा आगे अपन बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वसा 12 से 14% वसा मान लीजिएगा, औसत 13% इसके दूध में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। ठीक है, औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात ये क्या देती है भैया? दूध देती है। ठीक है, घी उत्पादन के लिए अगर आपको घी प्राप्त करना है तो उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल है भैया। ठीक है, सर्वोत्तम नस्ल है। और कौन सी नस्ल है? अपनी बदावरी। बताया जा सकता है अगर आपको घी उत्पादन, क्योंकि वसा सबसे ज्यादा है और घी क्या होता है? जो फैट ही होता है, वसा ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी है भैया? भैंस है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आ जाती है अपनी जाफराबादी। देखने में दिख रही है, जाफराबादी नहीं है, यह हाथी है। क्या है भैया? हाथी। ठीक है, देखो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाए गिर के जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र गुजरात। कहाँ माना जाता है? गुजरात के जो गिर जंगल मान लो, या काठियावाड़ या जाफराबाद क्षेत्र को क्या माना जाता है भैया? इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखो आपको दिख गए, पता चल जाएगा कि ये मिनी एलिफेंट है कि नहीं है, छोटा हाथी है कि नहीं है। इसको छोटा हाथी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे भारी नस्ल है, ये विश्व की सबसे भारी नस्ल मान लो, या भारत की अपनी सबसे भारी नस्ल है। ठीक है,
कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन। इसका जो दुग्ध काल होता है वो बहुत कम होता है, कितने माह का होता है भैया? 7 माह का। इसका जो दुग्ध काल होता है वो कितने माह का होता है? 7 महीने का होता है। और कम ब्यात में ही ये क्या देती है? अच्छा दूध उत्पादन देती है। आपको पता ही चल रहा है, दुग्ध शिराएं और ऐनों से पता चल जाता है कि भैंस अधिक दूध देने वाली है। ठीक है। इसके ललाट पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। आपने देखा होगा, देखिएगा सफेद रंग का टीका दिख जाएगा आपको यहाँ पे। इस पे ललाट पे सफेद रंग का टीका पाया जाता है। ये नहीं दिख रहा तो लो मैं बना देता हूँ, सफेद रंग का टीका पाया जाता है यहाँ। ठीक है, सफेद रंग का पाया जाता है। मैंने तो कलर दूसरा कर दिया, इसमें कलर चेंज कर देता हूँ मैं, टेंशन क्यों लेते हो। लो, सफेद रंग का टीका पाया जाता है भैया। ज्यादा मोटा हो गया ना टीका, मिटा देते हैं इसको टीके को। हाँ देखो, यहां पाया जाता है सफेद रंग का टीका। ठीक है, सफेद रंग का टीका पाया जाता है इसमें, बता सकते हो आराम से। ठीक है, दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं इसकी आगे। सफेद रंग का टीका पाया जाता है। प्रथम ब्यात की उम्र देखो, अपन बात कर लेते हैं इसमें। जो प्यूबर्टी आती है, यौना आरंभ अवस्था आती है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग समय आती है। तो 12 से 48 माह, जबकि गाय की बात कर ले तो 18 से 24 माह में क्या आ जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है, या फिर उसकी जो यौना आरंभ अवस्था है प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वो प्रजनन योग्य हो जाती है। और इसकी बात कर लेते तो कितनी है? 42 से 48 माह। ठीक है, काफी लंबा समय लग जाता है। सींग चौड़े तथा गर्दन की पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। देखो, सींग चौड़े थे इसके, वास्तव में चौड़े हैं, गर्दन की ओर पीछे की ओर झुके हुए नहीं है, तो गुंडी खा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाते हैं। ठीक है, गर्दन की ओर पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो कितना है इसका? 900 से 1100 लीटर होता है प्रति ब्यात। ठीक है, वसा इसके दूध में 8% पाई जाती है। इसके दूध में जो वसा होती है वो कितनी होती है भैया? 8% होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया जा सकता है आराम से। मिनी एलिफेंट के बारे में आप बता सकते हो। आगे देखते हैं, चलिए आगे बात करें नीली रावी। देखो, इसका अन्य नाम है पंचकल्याणी। नीली रावी का जो अन्य नाम होता है, ये आपको नीली रावी दिखाई दे रखी है। ठीक है, इसकी जो इसका जो नीली रावी नाम पड़ा है वो किस कारण पड़ा है? इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो सतलज नदी के किनारे जो फिरोजपुर जिला, ठीक है, फिरोजपुर जिला वह माउंट मोगरी पाकिस्तान माना जाता है। ठीक है, पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है, यहाँ पे कौन सी नदी पाई जाती है? सतलज नदी। कौन सी पाई जाती है? सतलज नदी के पानी का रंग, पानी का रंग कैसा है भैया? नीला। सतलज नदी के पानी का रंग कैसा है? नीला, जिसके कारण इस नस्ल का जो नाम पड़ा है वो कैसा पड़ा है? नीली रावी पड़ा है। इसका अन्य नाम क्या है? पंचकल्याणी। पंजाब का फिरोजपुर जिला व माउंट मोगरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बताया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब बड़ी सफेद आंखें जिन्हें बॉल आइज कहा जाता है। ठीक है, इसकी देखो आंखें बड़ी सफेद होती है ना, सफेद आंखें होती है, जिनको क्या कहा जाता है? बॉल आइज कहा जाता है। बॉल आइज किस में पाई जाती है? तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो, नीली रावी में बॉल आइज पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में पालने हेतु सर्वोत्तम नस्ल। अगर आपको सिटी में किसी भैंस का पालन करना है, पशुपालन की क्रिया करनी है, तो भैंस की कौन सी नस्ल का आप प्रयोग करोगे भैया? तो आप नीली रावी का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, इस नस्ल के सर्वाधिक पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं। नदी के पानी का रंग नीला है, इसलिए इसका नाम नीली रावी पड़ा है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका नीली रावी नाम क्यों पड़ा है। शरीर का रंग काला या भूरा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। ये टीका तो लगभग भैंसों में अपने पाए जाते हैं भैया। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, औसत दूध उत्पादन, तो इसका जो औसत दूध उत्पादन होता है वो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है भैया। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है सुरती। सुरती सबसे हल्की नस्ल, सबसे छोटी या हल्की नस्ल। ठीक है, हल्की नस्ल होती है कौन सी? सुरती। ठीक है, ये भैंस की सबसे हल्की या छोटी नस्ल होती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो बड़ौदा, खेड़ा या गुजरात माना जाता है। दराती आकार के सींग पाए जाते हैं। देखो, दराती के समान ये सींग इसके पाए जाते हैं। भैंस की हल्की भार वाली नस्ल है, मैंने बता दिया। सबसे हल्की नस्ल है, वह पेट नाव के आकार का होता है। पेट नाव के आकार का होता है, देख लो, तिकोना होता है। ठीक है, पेट नाव के आकार का होता है। ओके, बताया जा सकता है आराम से।
राजस्थान में ये नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है भैया? अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। नीली रावी जो नस्ल है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की एक पट्टी होती है। अगर वक्ष की बात करें या जबड़े के नीचे की बात करें तो यहाँ एक सफेद रंग की क्या आ जाती है? इसमें पट्टी आ जाती है। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो इस नस्ल का 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन होता है, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, अपन अन्य नस्लों में आ जाते हैं। देखो महसाणा बता सकते हो? महसाणा कहाँ पे? गुजरात में, बड़ौदा और गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये आपको जाफराबादी के सम्मानी दिखाई देती है देखने को, तो ठीक है। दुग्धकाल सबसे लंबा इसका दुग्धकाल होता है। सबसे कम कौन सी का होता है? जाफराबादी का। और सबसे लंबा किसका होता है? अपनी महसाणा का। कितने दिन का होता है? 352 दिन का। और उसका कितना था? केवल 7 महीने का था भैया, ठीक है। रंग काला व गर्दन लंबी, इसकी जो नाड़ है वो ज्यादा लंबी होती है एवं सुंदर, ठीक है। सुंदर नस्ल है, कोई बात नहीं। ब्लैक डायमंड है, ठीक है। ये तो चॉकलेटी है, ठीक है, बता सकते हैं। महसाणा जो संकरण होती है वो मुर्रा और सुरती का होती है, ठीक है। महसाणा नस्ल किसके संकरण से तैयार की गई है भैया? मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से ये नस्ल तैयार की गई है। भैंसों में शांत स्वभाव, बिल्कुल साइलेंट रहती है, ठीक है। शांत स्वभाव की नस्ल है, ठीक है। उग्र नहीं होती कभी भी, आराम से आलसी की तरह रहती है, शांत रहती है, ठीक है। आगे औसत दूध उत्पादन की अगर बात करें तो इसका जो औसत दूध उत्पादन होता है वो 1200 से 1700 लीटर होता है, बताया जा सकता है आराम से। 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। आगे बात कर ले टोडा। देखो ये देखो, टोडा एक जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों की जनजाति है, उसके आधार पर इस नस्ल को ये पाली जाती है और इसका नाम क्या रखा गया? टोडा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों की एक जनजाति होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया टोडा, ठीक है। एक जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, जिनके द्वारा ये नस्ल पाली जाती है। कौन सी नस्ल है? टोडा नस्ल पाली जाती है। ये भैंस बाघ से की भी मुकाबला कर लेती है। बाघ मतलब टाइगर के द्वारा भी मुकाबला किया जा सकता है, ठीक है। टाइगर का भी मुकाबला कर सकती है। ये उपद्रव्य प्रकार की होती है, मतलब उग्र स्वभाव की होती है, लड़ाकू नस्ल होती है। भैंस की लड़ाकू नस्ल कौन सी है? टोडा। अगर इसको अर्थात अपन बात कर ले तो इसको लड़ाने के लिए या मनोरंजन के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है इसको? मुख्य रूप से तो अपन बात कर लें तो मनोरंजन के लिए पाला जाता है, मनोरंजन के लिए पाला जाता है, ठीक है। अर्थात बढ़िया से अपना मनोरंजन हो सके इसलिए इस नस्ल को पाला जाता है। कौन सी? टोडा नस्ल। कहाँ पाली जाती है? जनजाति होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जो जनजाति है नीलगिरी के पहाड़ी में या तमिलनाडु क्षेत्रों में, उनके द्वारा ये नस्ल पाली जाती है। और ये उग्र स्वभाव की होती है, जिसको मनोरंजन या आपस में लड़ाए जाते हैं ना, पशुओं की लड़ाई, मनोरंजन के लिए पाला जाता है। क्लियर बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, हाँ ये लिखा हुआ, ये भैंस मनोरंजन हेतु पाली जाती है। इसके सींग देख के भी आप लग सकता है कि ये टाइगर को डरा देती है। अब देखो इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन बात कर लेते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भैया? हिसार हरियाणा में। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CBRI, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे भैया? अपना हिसार हरियाणा में। मैंने ये पहले भी आपको बता दिया था, शुरुआत में जब अपन ने इंट्रोडक्शन बताया था उसमें ये सारी चीजें बता दी थी। विश्व में भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल वैसे जयरांगी है। और अपने इसके बाद बात कर ले तो कौन सी आती है? छोटे आकार की सूरती। कौन सी आ जाती है? सबसे हल्की नस्ल अपनी सूरती आ जाती है। घी बनाने के लिए भदावरी, कौन सी का भैया? भदावरी नस्ल उत्तम मानी जाती है। अगर आपको घी प्राप्त करना है या घी उत्पादन करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी नस्ल को पालना है भैया? भदावरी नस्ल को। क्यों? क्योंकि उसके दूध में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहां पे? वल्लभनगर उदयपुर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कहां पे भैया? वल्लभनगर उदयपुर में। भैंस में गर्मी के लक्षण रात में प्रकट होते हैं, मतलब इसमें अपन बात करें तो जो हीटिंग पीरियड होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। ये ज्यादा प्रदर्शित नहीं करती, दिन में ये गर्मी में आने के बाद लक्षण प्रकट नहीं करती, ठीक है, शांत स्वभाव में रहती है। तो ध्यान रखना, गाय तो क्या है, रंभाकर या उत्तेजित होकर क्या कर देती है, हीटिंग जो गर्मी में आने के जो लक्षण है वो प्रकट कर देती है, लेकिन ये कभी भी प्रकट नहीं करती। तो इसमें जो हीटिंग पीरियड है वो हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ मध्यकाल पाया जाता है इसमें, ठीक है, बता सकते अपन, इसमें हिडन हीटिंग पीरियड होता है, हिडन।
ये अपन बात कर लें छुपा हुआ मध्यकाल होता है इसमें। ओके, ये लक्षण ज्यादा प्रदर्शित नहीं करती है। बताया जा सकता है कि छुपा हुआ मध्यकाल किसमें पाया जाता है, निम्न पशुओं में से तो भैंस में पाया जाता है। ये गर्मी के लक्षण जब हीट में आ जाती है तो लक्षण प्रदर्शित नहीं करती है, शांत रहती है। ठीक है भैया, बता सकते हैं रात को जरूर ये अपने लक्षण प्रकट करती है, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। तो ये अपनी गाय और भैंस की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्यूबर्टी वगैरह, मध्यकाल, मध्यचक्र और गर्भकाल अवधि ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिए थे, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना। और इनमें जो तापमान कहाँ से मापा जाता है, शरीर का तापमान कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। नाड़ी गति आपको मैंने पहले बता दी थी कि इनकी नाड़ी गति कितनी होती है, और इनमें जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, मांस को क्या कहा जाता है, इनमें अपन बात कर ले तो निषेचन की क्रिया को क्या कहा जाता है, या सॉरी संभोग की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है, बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बच्चों को क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें अपन ने पहले परिचर्चा कर ली थी, तो उस टेबल को वगैरह को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज अपनी जो भैंस की नस्लें थी वो अपन ने कंप्लीट करवा दी है, कल अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लों की। तो लगातार आप मिशन ज्ञान के साथ जुड़े रहिएगा ताकि और से और अच्छा आपको कंटेंट प्राप्त होता रहे। और अपने जो भी साथी है उन साथियों को शेयर करना ना भूले। ठीक है, शेयर करोगे, जितने साथी जुड़ेंगे उतने जिद जोश और जुनून के साथ मिशन ज्ञान की टीम आपके लिए कार्यरत रहेगी। आज के लिए इतने ही काफी है, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ।